मणिपुर के संकट को समझने के लिए आपको उस जमीन को देखना होगा जिस पर यह बना है। राज्य को एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तरह सोचिए। बीच का समतल मैदान इम्फाल घाटी है, जबकि उसके चारों ओर की ऊंची ढलानें पहाड़ हैं। यह समतल हिस्सा कुल जमीन का केवल 10% है और यहीं मेइती समुदाय केंद्रित है। बाकी के 90% हिस्से में ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। आज की हिंसा सीधे तौर पर इस 10-90 के भौगोलिक विभाजन पर बढ़ते दबाव से उत्पन्न हुई है। 300 वर्षों में कई ऐतिहासिक घटनाओं और आधुनिक भूमि कानूनों ने इस प्राकृतिक सीमा को और मजबूत किया है, जिससे मैदानी और पहाड़ी लोगों के बीच गहरा विभाजन बन गया है। 1709 में उस समय के कोंगलापोक नामक राज्य के राजा ने हिंदू धर्म अपना लिया और राज्य का नाम मणिपुर रख दिया। एक सदी बाद पड़ोसी बर्मा के विनाशकारी आक्रमणों ने राज्य की नींव हिला दी। इस काल को 7 वर्षों का विनाश कहा जाता है। इन युद्धों के कारण मेइती, कुकी और नागा समुदायों को पलायन करना पड़ा और वे आज के मिजोरम और असम तक फैल गए। इस विस्थापन का परिणाम यह है कि आज भी ये जनजातियां केवल मणिपुर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं के पार फैली हुई हैं। 1824 में जब ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ, तो उन्होंने एक विशेष प्रशासनिक विभाजन लागू किया। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्रिय मैदानी क्षेत्रों पर सीधा शासन किया, जबकि कठिन पहाड़ी क्षेत्रों को स्वयं शासन करने के लिए छोड़ दिया। 1914 के एंग्लो कुकी युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने पहाड़ी जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा। इसका परिणाम एक स्थायी सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में सामने आया, जहां पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से ईसाई हो गए, जबकि घाटी हिंदू ही रही। ब्रिटिशों की इस प्रशासनिक नीति ने एक साधारण भौगोलिक अंतर को अलग अलग कानूनी और सांस्कृतिक पहचान के बीच एक कठोर सीमा में बदल दिया। 1949 में जब मणिपुर भारत में शामिल हुआ, तब नई सरकार ने 1960 का भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, जिसने इस पुराने विभाजन में एक नई कानूनी जटिलता जोड़ दी। इस कानून ने एक कानूनी असमानता पैदा की। पहाड़ी जनजातियां राज्य में कहीं भी, यहां तक कि इम्फाल घाटी में भी भूमि खरीद सकती हैं, लेकिन घाटी के मेइती लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीदने से कानूनी रूप से रोका गया है। 1965 में लोकर समिति ने इस विभाजन को और आगे बढ़ाया, जब उसने पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और उससे जुड़े भूमि संरक्षण दिए, जबकि मेइती समुदाय को इससे बाहर रखा गया। जनजातियों की सुरक्षा करने के प्रयास में सरकार ने प्रभावी रूप से मेइती लोगों को उनकी 10% जमीन तक सीमित कर दिया, जबकि जनजातियां उन पहाड़ियों को लेकर और अधिक सजग हो गईं, जहां मेइती अब पहुंच नहीं सकते थे। इन कानूनी बाधाओं ने अलग अलग उग्रवादी समूहों के उभरने को बढ़ावा दिया, जो अपनी अपनी जातीय पहचान के आधार पर एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे। इन दावों के नक्शे लगातार टकराते रहते हैं। नागा एक बड़े नागालैंड की मांग करते हैं, कुकी अलग कुकी लैंड चाहते हैं और मेइती एक अखंड मणिपुर के लिए संघर्ष करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्षेत्रीय दावे लगभग पूरी तरह से एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। इन्हीं टकरावों के कारण वास्तविक दुनिया में रक्तपात होता है, जैसे 1993 के कुकी नागा संघर्ष, जहां एक ही दिन में 100 से अधिक नागरिक मारे गए। इस माहौल में एक समूह की जीत दूसरे के लिए सीधा नुकसान मानी जाती है, जिससे कोई भी समझौता जीवन के लिए खतरे जैसा महसूस होता है। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत हजारों कुकी उग्रवादियों को निगरानी वाले शिविरों में सीमित किया गया। यह आंकड़ा आधुनिक चिंताओं को बढ़ाने वाले जनसंख्या परिवर्तन को दिखाता है। 1901 में मेइती कुल जनसंख्या का 60% थे। 2022 तक यह घटकर 49% रह गया। इस समस्या का समाधान केवल सैन्य उपस्थिति से नहीं होगा। इसके लिए उस संरचनात्मक अविश्वास को दूर करना होगा, जो राज्य के कानूनी और भौगोलिक इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है।